Fine, this is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the revision session for FA एग्ज़ाम जो आपका FAA और VLW का एग्ज़ाम है VLW और FAA। लेकिन ये टॉपिक जो हैं जनरली ये VLW के आपके सिलेबस में मेंशन डायरेक्टली किया गया है, जिसमें लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 ये दिया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जो की पॉइंट्स थे वो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से निकाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा माइंड में रखना है। दूसरा, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे इसमें, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से ही बनेंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये PDF आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर के नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे तब तक ये PDF टेलीग्राम पे शेयर नहीं होगी। जो ही इसके 24 आवर्स होंगे ये टेलीग्राम पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो पिछले सालों के पेपर को भी देखा है मैंने, वो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले PR का मतलब शॉर्ट में रखोगे याद, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली एक लोकल गवर्नमेंट होती है। आपको पता, देखो कॉन्सेप्ट को समझना, आपको इसको रटा नहीं करना, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सारी। पंचायती राज का मतलब क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट। तो आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे, और एक होती है, ठीक है, विलेज लेवल पे। और जो विलेज लेवल वाली गवर्नमेंट जो होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज के नाम से जान सकते हो आप। आ रही बात समझ? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और विलेज लेवल पे पंचायती राज होता है। इसलिए इसको बोला जाता है इट इज़ ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जनरल अगर हम देखेंगे, इन जनरल में इसका फंक्शन क्या होता है, पंचायती राज का काम क्या होता है, आपको बोला फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन किन लोगों की डेवलपमेंट के लिए? सिर्फ जो लोकल लेवल पे है, मतलब विलेज लेवल पे। आपने देखा होगा आज इस टाइम पे जो ये वाला सीजन चल रहा है, आप देखोगे जो बहुत सारे काम रोड्स बना रहे हैं, बंड्स बना रहे हैं, या ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, या कलवर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं खेतों में। ये क्या होता है? ये डेवलपमेंट होती है। किसकी डेवलपमेंट? लोकल लेवल पे लोगों की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। अब इस डेवलपमेंट को कैसे किया जाता है? आपको पता है डेवलपमेंट होती है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पर जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैं रहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और यहाँ पर एक विलेज, जिस विलेज में मैं रहता हूँ, सपोज ये विलेज A हो गया। अब इस विलेज A में जो भी डेवलपमेंट करनी होती है, यहाँ इस विलेज के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर काम करेंगे अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए। मतलब वहाँ के लोग जो हैं, जो इस विलेज में रहते हैं, वो बताएंगे कि हमें किस किस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें किस किस चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल फुटपाथ्स बनाने हैं, या उनको क्या बनाना है, रोड बनाना है वहाँ पर, या उनको ड्रेन्स बनानी है, यहाँ पर उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या उनको और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, फिर वहाँ पर बंड्स नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये अब बताएंगे कि इस एरिया में इस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर वही लोग फिर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे इस पंचायती राज में काम करने के लिए। ये हो गया इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो आपके माइंड में पिक्चर डालेगा कि हम एक्चुअली पंचायती राज को क्यों पढ़ा जाता है। जो जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज जो है, ये वो पंचायती राज नहीं है जो आप वो पढ़ते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, ये वो नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर का, आपको स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ना है, इसलिए मैंने लिखा PR का मतलब पंचायती राज। कंफ्यूज नहीं होना इससे। ऑरिजिन क्या था पंचायती राज जम्मू एंड कश्मीर में, मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये भी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये आपको माइंड में इसलिए रखना क्योंकि आप एक अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट माइंड में होते हैं अपना कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहले हम महाराजा हरि सिंह के टाइम से ही अगर हम बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह प्रोमलगेटेड द पंचायती राज जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट नंबर 1 इन 1935 में ही महाराजा हरि सिंह का टाइम था। तो उसने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो था उसकी बात यहाँ पर की गई है। फिर क्या हुआ, ये जो 1935 में पंचायती राज एक्ट की जो बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, इसको लेटर अमेंड किया गया, चेंज लाए गए हैं, और वो चेंज लाई गई है किस साल में? 1941 में। अगर क्वेश्चन पूछा क्या जम्मू एंड कश्मीर जो पंचायती राज एक्ट जो था, क्या इसमें कभी अमेंडमेंट हुआ? यस, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो ओरिजिन जो हुआ था वो 1935 में, फिर इसका अमेंडमेंट भी हो गया है। पंचायती PR का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको PRI के नाम से भी जाना जाता है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज अडॉप्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एक्ट ऑफ 1951। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1951 की बात आ गई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। ठीक है,
अब ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया कैसे गया है? इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है इस एक्ट के ज़रिए से, जो पंचायत राज एक्ट हमारे पास है। अभी हम 1989 में नहीं आए हैं, ये मैं इसका बैकग्राउंड बोल रहा कैसे जो है पंचायत राज आगे आगे जो है इसकी बात चल रही थी। लेटर गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस्ड द एक्ट ऑफ 1951, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक्ट था 1951 का, पंचायत राज एक्ट ऑफ 1951, इसको रिप्लेस किया गया। और किस साल में? आपको बोला 1958 में इसको रिप्लेस किया गया। लेटर देयर वाज ए नीड टू हैव ए साउंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, फिर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की, टू गिव ए पॉजिटिव रोल टू द कम्युनिटी, सो दैट लोगों को, जो कम्युनिटी जो है उनको उनका रोल रहना चाहिए सेल्फ गवर्नेंस में। आ रही बात समझ? जो सेल्फ गवर्नमेंट हम करते हैं वहां पर लोगों की पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी, अगर आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर बोला भी था आपको, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पंचायती राज की अगर हम बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ है? ऑल्सो पीपल शुड बी मेन स्ट्रीम्ड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन द स्टेट, और लोगों को हमें मेन स्ट्रीम करना पड़ता है, लोगों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है किसमें? डेवलपमेंट प्रोसेस में। और जब लोग जो होते हैं वो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो होता है स्टेट में। आफ्टर दिस रियलाइजेशन, ये जब बोला गया कि लोगों की पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए सेल्फ गवर्नेंस में, लोगों की पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए इसमें डेवलपमेंट में, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 केम इनटू एग्जिस्टेंस। फाइनली फिर ये कन्वर्ट हो गया या बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। ये आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, आपका एक बेस तैयार हो गया कैसे पंचायत राज एक्ट जो है लाया गया है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 की बात करेंगे, आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 को पास कब किया गया? आपको बोलना मार्च 1989 में। अगर, क्योंकि JKSSB का एक हैबिट होता है कि वो कभी पूछ लेता है किस मंथ की बात की गई है, आपको ना मार्च वाला मंथ आप याद रखोगे। जुलाई 1989 में, इसी साल जुलाई में क्या हुआ है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस टाइम का जो गवर्नर था स्टेट का, गेव इज एसेंट टू द बिल, और उसके बाद जो है उसने बिल को साइन किया। जैसे भी कोई भी बिल अगर होती है उसको अगर एक्ट बनाना होता है, वो एक्ट बनाने के लिए गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, उसका एसेंट होना जरूरी है। लेकिन ये स्टेट बिल थी, ये पंचायत राज थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, तो यहाँ पर गवर्नर का एसेंट चाहिए, गवर्नर का साइन होता है बिल के ऊपर। दिस एक्ट प्रोवाइडेड, अब इस एक्ट में ये एक्ट बन गया, अब ये बिल एक्ट बन गया, अब बन गया जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989। अब इस एक्ट में 3 टायर मॉडल की बात की गई। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपका बनेगा जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 की बात की गई, ये कितने मॉडल्स के बेस, मतलब कितने टेयर्स के ऊपर है? आपको बोलना ये 3 टायर मॉडल है जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट। ये मैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 नहीं बोल रहा हूँ जो पंचायती राज है, नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो भी 3 टायर मॉडल है और ये भी 3 टायर मॉडल, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर पहला मॉडल जो रखा गया है, पहला टायर जो रखा गया है, वो रखा गया है हल्काई पंचायत, हल्काई पी मैंने लिखा, HP भी कभी कहीं कहीं पर देखोगे आपके शॉर्ट में मैंने लिखा क्योंकि टाइम को बचाने के लिए, इसलिए यहाँ पर सबसे पहला रखा गया हल्काई पंचायत। हल्काई पंचायत अगर पूछा जाएगा जो जम्मू एंड कश्मीर जो पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 जो है, इसको कितने टीयर मॉडल्स में डिवाइड किया गया? आपको बोलना 3 में। और पहला जो है हल्काई पंचायत, और हल्काई पंचायत रहेगा कहाँ पर? आपको बोलना विलेज लेवल में, गाँव में रहेगा। दूसरा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये कहाँ पर रहेगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज ब्लॉक लेवल पे। थर्ड क्या रहेगा? आपको बोलना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको बोला जाता है DPDB भी इसको बोला जाता है, और ये कहाँ पर रहेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और इनको ही हमें डिटेल में पढ़ना और आपका पंचायत राज एक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या नया है? कुछ भी नहीं है, तो इनको ही हमें डिटेल में देखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। सबसे पहला अब बात किसकी करनी है हमें, वो रहेगा हमारे पास हल्काई पंचायत, और हल्काई पंचायत रहेगा कहाँ पर? आपको बोलना है विलेज लेवल में। ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया जहां जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, किस एक्ट का? जब मैं लिखूंगा ना दिस एक्ट, मतलब आपके माइंड में ये चलना चाहिए सर ये एक्ट आप बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीज़ मैंने नहीं लिखा 1989, यहाँ पर दिस एक्ट, तो आपको समझ आना चाहिए। सेक्शन 4 क्वेश्चन बनेगा आपको, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी सेक्शन से, आपको बोलना है कि जो ही आप सेक्शन 4 देखोगे आपको सीधे समझ आना चाहिए, अच्छा सेक्शन 4 तो हल्काई पंचायत के साथ रिलेट है, बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्काई पंचायत इन HP का मतलब हल्काई पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सेक्शन 4 जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट का,
ये किसके साथ डील करता है, आपको बोलना है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो इस सेक्शन के जरिए से हल्का पंचायत की कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया। एज पर दिस सेक्शन, इसी सेक्शन 4 जो है हल्का पंचायत का, ईच विलेज और हल्का, जो हल्का होता है या विलेज आप बोल सकते हो, हर एक विलेज जो है, ईच विलेज और हल्का विल हैव ए हल्का पंचायत। हर विलेज में क्या होना चाहिए या हर हल्का में क्या होना चाहिए, एक पंचायत होना चाहिए। सपोज मैं एक इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट में इस विलेज में मैं रहता हूँ और इसी विलेज की मैं बात करूँ। देखो समझो इस बात को, समझो, रटा नहीं करो, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर मज़ा भी नहीं आएगा ना, आप रटे करके जाओगे यहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट बना लिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज बनाया, इस विलेज में सपोज मैं रहता हूँ और यहाँ पर बोला गया अब इस विलेज में हमें क्या चाहिए, इस हल्के में मैं रहता हूँ, इस विलेज में रहता हूँ और इस विलेज में चाहिए मुझे एक पंचायत मुझे बनाना है और उसी पंचायत को मैं बोलूंगा हल्का पंचायत। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो इस विलेज में मैंने क्या बनाया, एक पंचायत, और इसी पंचायत को मैंने हल्का पंचायत बोला है। तो हर विलेज में किसकी जरूरत है, हर विलेज में हमें या हर हल्का में हमें हल्का पंचायत की जरूरत है, ठीक है। हैव ए हल्का पंचायत नोन बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड। और अब इस हल्के पंचायत को क्या नाम रखोगे आप, ये अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं और यहां पर मैं इस हल्के में रहता हूं और इस हल्के का हल्के पंचायत है, अब इस हल्के पंचायत को क्या नाम रखोगे, इस हल्के पंचायत को वही नाम रखोगे जो इस जगह का नाम होगा, जो इस विलेज का नाम होगा। तो उस विलेज के हिसाब से ही इस हल्के पंचायत को नाम पड़ेगा, ठीक है। वायर इट इज लोकेट, जहां पर भी लोकेट हो गई जो भी नाम होगा इसको, ठीक है। हल्का पंचायत विल हैव, हल्के पंचायत में क्या होगा, हल्का मजलिस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी पूछा गया, भी दिखाऊंगा मैं। हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है। अब आप बोलोगे सर ये हल्का पंचायत जो है जिस विलेज में, सर आपने बोला मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और यहाँ पर मैंने ये विलेज, इस विलेज में रहता हूँ, इस विलेज का मैं इस हल्के में मैं रहता हूँ और इस हल्के का हल्के पंचायत है, लेकिन इस हल्के पंचायत में कौन लोग होंगे, आप मैं बोलूँगा इस हल्के पंचायत में होंगे हल्के मजलिस होगा। इसमें मजलिस का मतलब लोगों की मैं यहाँ पर जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन से लोग होंगे, आप बोलोगे सर इस हल्के पंचायत में जो हल्का मजलिस होगा, वो हल्का मजलिस एक्चुअली है ये वो वोटर्स होंगे हु हैव देयर नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत है या जो मेरे पास विलेज है, उस विलेज उसमें जितने भी वोटर्स होते हैं उनको ही हम हल्का मजलिस के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी दिखाऊंगा मैं ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब यही हल्के पंचायत जो है, हल्के पंचायत के अंदर कौन होते हैं, हल्के पंचायत में हल्का मजलिस होता है और ये हल्का मजलिस क्या है, ये जितने भी वोटर्स हैं इस हल्के पंचायत में जिनका नाम किस में है, इलेक्टोरल रोल होता है। क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, फिर एक लिस्ट आपके फैमिली में आता है, वहां पर आप फैमिली के सपोज 15 लोग हैं, 15 में से सपोज 13 लोग जो है उनका नाम है किस में, वोटर्स लिस्ट में, और 3 का नहीं, या बच्चे हो सकते हैं वो उनका नाम नहीं है सपोज, तो वो आप बन गए उस हल्के मजलिस में, उस हल्के पंचायत के मेंबर्स आप बन गए या हल्के मजलिस में आप रह गए। सपोज ये एक विलेज है, इस विलेज में सपोज मैं बोलता हूँ इसमें 3000 पॉपुलेशन है। अब इस 3000 पॉपुलेशन इसमें है किसमें, इस हल्के पंचायत, इस हल्के में कितने हैं, कितने लोग हैं, आप बोलोगे इस हल्के में 3000 लोग हैं। लेकिन अब 3000 में से सपोज मैं बोलता हूँ 2500 ऐसे जिनका नाम है इलेक्टोरल रोल में, जिनका नाम है जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है। अब ये 2500 मेंबर क्या बनेंगे, यही हो गया हल्का मजलिस। आया समझ। तो यहाँ पर ये मुझे समझाना था बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी आपको समझ आया होगा। हल्का पंचायत इज डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। दैट मीन्स हल्का पंचायत कितने टाइम तक रहेगा, आप बोलोगे सर हल्का पंचायत 5 साल के लिए रहेगा। जैसे कि आज अगर मैं कोई डेट बोलता हूँ, आज हो गया, सपोज हो गया आज 30 नवंबर 2023, सपोज 2023, तो दैट मीन्स आज हल्का पंचायत बना, आज हल्का पंचायत बना। अब ये हल्का पंचायत जब बना, आप करोगे 5 साल ऐड और ये रहेगा आपको 2028 तक, ये रहेगा हल्का पंचायत 30 नवंबर 2028 तक, 5 साल तक इसका पीरियड होता है, इसका टेनवर होता है, आप इस तरीके से आप बोल सकते हो, टर्म होता है, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन आप तो 5 साल के लिए तो है, लेकिन इससे पहले भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। 5 साल से पहले 2 साल, अगर 2030 में भी कर सकते, 2025 में भी कर सकते हो, 26 में भी कर सकते हो, 27 में भी कर सकते हो, जब आपको मर्जी है। लेकिन
ये डिसॉल्व होता है 5 साल से पहले भी, यही लिखा है। हल्का पंचायत इज डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें इलेक्शन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाऊंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हैं JKSSB ने पूछे, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला आज 30 नवंबर है 2028 का, 30 नवंबर है सॉरी 2023 का, और कब तक रहेगा, प्लस 5 साल में जोड़ता हूं, ये रहेगा 30 नवंबर 2028 तक रहेगा हल्का पंचायत जो आपने बनाया है, 2028 तक ये रहेगा। लेकिन मसला ये है कि अब सपोज यहाँ पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल अगर देखोगे वो 30 नवंबर, ठीक है 30 नवंबर, सपोज 30 नवंबर 2026 में क्या हो गया, इसको डिसॉल्व किया गया। अब 30 नवंबर 2026 में डिसॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ्स में, दैट मीन्स अब 20 नवंबर तो हो गया, 2026 जो है इसका दिसंबर वाला मंथ, और फिर 2027 में कितना आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हो गई ये 5, और ये दिसंबर, पिछले साल का दिसंबर हो गए 6। इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें क्या करना है, नया इलेक्शन करना पड़ेगा। यही देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये हो जाएगा, सेक्शन 24 क्या बोलता है एक्ट का, किस एक्ट का, पंचायत राज एक्ट का। सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एट लीस्ट 1 मीटिंग इन ए मंथ विल बी हेल्ड इन ईच हल्का पंचायत। जो भी मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज में मैं रहता हूँ, ये इस हल्का में मैं रहता हूँ, और इस हल्के में कौन से लोग हैं, आप बोलोगे इस हल्के पंचायत में क्या है, हल्का मजलिस, और इसमें मीटिंग होती है, और एक मंथ में कम से कम 1 मीटिंग तो आपको कर, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, बट मिनिमम से मिनिमम मतलब महीने में तो एक बार आपको मिलना ही पड़ेगा। यही सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एट लीस्ट, मतलब कम से कम आपको 1 मीटिंग करनी पड़ेगी इन ए मंथ, विल बी हेल्ड बाय ईच हल्का पंचायत। हर हल्का पंचायत में जितने भी विलेज हैं, हर विलेज का हल्का पंचायत होगा, और हर हल्के पंचायत में क्या होगा, 1 मीटिंग करनी ही पड़ेगी 1 मंथ के अंदर। डिड यू अंडरस्टैंड? आप यहां पर ही रुको और मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। मैं आपको क्वेश्चंस पहले यहां पर देखो जरा, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप देखो JKSSB ने बड़ा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन ये लिखा है JKSSB ने, बट इतना आप माइंड में रखोगे अगर पंचायत में क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, अगर इसको पहले डिसॉल्व किया जाएगा, 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जाता है, अंडर एनी लॉ फॉर ए टाइम बीइंग एनफोर्स शैल कंटिन्यू फॉर ए टर्म ऑफ, कितने साल तक रहेगा। आपको पता है जब भी कोई भी पंचायत हम बनाते हैं, हल्के पंचायत की बात करें, ओवरऑल पंचायत की बात करें, वो हम 5 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है, और उससे पहले भी हम क्या करते हैं, उससे पहले भी हम इसको डिसॉल्व कर सकते। तो यहां पर 6 नहीं आ गया, यहां पर 5 आ गया। पहला क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, हो गया वाला, ठीक है। उसके बाद एक तो ये, दूसरा आपको यहां पर जो है सॉरी यहां पर दूसरा पॉइंट देखो, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। जब भी इलेक्शन करते हो आप पंचायत के रिलेटेड, टर्म से पहले, जैसे मैंने बोला 5 साल के लिए रखना पड़ता है पंचायत को, लेकिन 5 साल से पहले अगर आप डिसॉल्व करते हो उसको, तो फिर नया इलेक्शन कब तक होना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर होना चाहिए। देखो सेकंड ट्रू हो गया। यहाँ पर मुझे एक्चुअली ये दिखाना कैसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अगर आप याद करके जाओगे ना, आपको नहीं आएगा समझ। एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ईजी है, लंबा इसने दिया है, स्टेटमेंट इसने लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट के आपको कीवर्ड्स पकड़ने। देखो मैंने यहाँ पर कीवर्ड पकड़ा, यहाँ पर मैंने कीवर्ड पकड़ा, ठीक है। और यहाँ पर पहली मीटिंग के बाद, जो भी पहली मीटिंग होती है उसके बाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा आप देखो यहाँ पर फिर से पूछा गया एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989, हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है, ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। देखो जितने भी वोटर्स है, जो मैंने अभी 2500 की बात की थी मैंने, वो वाला। उसके बाद यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट एज अमेंडेड इन अक्टूबर 1998 रूल्स, हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, विलेज लेवल वर्कर होता है, ठीक है, जिसको VLW के नाम से जानते हो। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, आप ही सेक्रेटरी होते हो हल्का पंचायत के। मेरी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन बनेगा, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। आपको बोला हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो VLW होता है, या मल्टीपर्पज वर्कर भी इसके नाम को बोला जाता है, या VLW भी इसको नाम से जाना जाता है। आप देखो एक ही स्लाइड में सारे क्वेश्चंस आपको निकलते हैं जो मैंने आपको यहां पर बताया है। क्लियर हो गया। मीटिंग, क्योंकि मुझे गट फीलिंग्स आ रही है, मीटिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर एटलीस्ट 1 मंथ में मीटिंग, मैंने आपको इसको ये रेड से मार्क भी किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनते हैं, बट थोड़ा सा आपको लॉजिक, थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
ठीक है। देयर विल बी ए पंचायत एडवाइजरी कमेटी इन हल्का पंचायत। क्वेश्चन पूछा जाएगा हल्का पंचायत में किसकी जरूरत पड़ती है? एक एडवाइजरी कमेटी, उस एडवाइजरी कमेटी का नाम है पंचायत एडवाइजरी कमेटी, PAC, जिसको मैंने लिखा। पंचायत एडवाइजरी कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब इसमें कौन कौन सा रहेगा? इस पंचायत एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे? इसमें वही मेंबर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन कौन सा मेंबर इसमें रहेगा। देयर शुड बी ए पंचायत अदालत। पंचायत अदालत भी होगा फॉर एवरी हल्का पंचायत, फॉर एवरी हल्का या विलेज। जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज में मैं रहता हूँ, और इस विलेज में क्या मैंने लिखा, मैंने बोला आपको यहाँ पर हल्का पंचायत यहाँ पर मैंने बना लिया। और इस हल्के पंचायत में क्या होना चाहिए? पंचायत अदालत भी रहेगा इसमें। कंफ्यूजन है, इस हल्के पंचायत का क्या होगा? हर हल्के पंचायत में, जितने भी हल्के पंचायत से, उसमें हर हल्के पंचायत में अपना अपना पंचायत अदालत भी रहेगा। यहाँ पर क्यों लिखा गया एवरी हल्का? हर हल्का का अपना अपना पंचायत होगा। ये नहीं कि सारे जितने भी हल्के पंचायत से तो उन सभी के लिए एक पंचायत अदालत होगा, नहीं। यहाँ पर देयर शुड बी ए पंचायत अदालत फॉर एवरी हल्का। हर हल्के में एक पंचायत अदालत होगा ही होगा। ठीक है। HP का मतलब हल्का पंचायत का काम क्या है? शॉर्ट में अगर याद रखो, इसका काम क्या होता है? लिवाइज सम टैक्सेस ऑन ट्रेड और प्रोफेशंस लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स एक्स्ट्रा। ये टैक्सेस को इम्पोज करता है, टैक्सेस लगाना, ये इसका काम होता है। जैसे कि आप देखोगे जब आप पानी इस्तेमाल करते हो, बीच में फिर कोई आता है साल में बोलते हैं कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको पानी जो आप यूज़ करते हो कुछ 20 रुपये 30 रुपये साल का लेते हैं। इस तरीके से टैक्सेस इम्पोज करते हैं। लेकिन अब इनमें आपको सरपंच का भी रोल देखना हो और नायब सरपंच भी होता है, ये आपको याद रखना है। अभी आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर जो हल्के पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? वो वही VLW, विलेज लेवल वर्कर या मल्टीपर्पज वर्कर, जो मैंने आपको बोला, यही सेक्रेटरी होता है, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ। सरपंच और नायब सरपंच किसका? HP का, हल्के पंचायत का। ये भी मेंशन है सेक्शन 4, तो दैट में विलेज लेवल पे जो ही आप बात करते हो सेक्शन 4 में ही आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पंच शैल नॉट बी, ये गट फीलिंग्स मुझे आ रही हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेगा कि पंच और सरपंच होते हैं। ठीक है, सॉरी, पंच और नायब सरपंच होता है। अब ये नंबर ऑफ पंच, कितने पंच होने चाहिए? नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग द सरपंच। देखो, एक होता है सरपंच और होते हैं पंच। ठीक है, तो पंच सरपंच के नीचे होते हैं। मतलब यहां पर टोटल पंच कितने होते हैं? 7 से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 7, और ठीक है 7 से कम नहीं होने चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 11। दैट मीन्स 7 से लेकर 11। फिर किसी जगह पर 7 होंगे, किसी हल्के में 8 हुई, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11। 11 से ज्यादा नहीं, 7 से कम नहीं। ठीक है, इस रेंज में आपको रहने चाहिए नंबर ऑफ पंच। ठीक है, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच। लेकिन सरपंच भी इसमें होगा। अब यही स्टेटमेंट में आप ट्रैप हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा 7 से 11 तो पढ़ोगे आप, लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाए, क्या ये सरपंच को लेकर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको बोलना है सरपंच को लेकर बात कर रहा है। पर जैसे आप पढ़ते हो ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सपोज हम 15 मेंबर, सपोज में बोलते हैं 15 मेंबर्स, लेकिन बात यहां पर यह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर लिया जाता है या नहीं लिया जाता स्टेट लेवल में। तो 15 अगर लिया जाता, आप बोलोगे 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इन 15 में चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा। या आप लिख सकते हो 14 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, दैट में 14 मेंबर्स हैं और चीफ मिनिस्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो चीफ मिनिस्टर को जब ऐड करते हो तब बनेगा 15। आया समझ? इस तरीके से यहां पर भी तो जो भी हमारे पास पंच हैं वो 7 से कम नहीं होने चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इसमें आप सरपंच को भी इंक्लूड करोगे। सरपंच को लेकर ये कहानी आपको चल रही है। द पंच सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर, ये पंच वाली सीट जो है ये वुमेन्स के लिए भी रिजर्व की गई है। आप देख सकते हो विलेज में ज्यादातर वुमेन्स का भी आप देखोगे, किसी हल्के में आप बोलोगे कि हाँ इस हल्के में कौन पंच है, आप बोलोगे अच्छा ये वुमेन भी पंच है, तो दैट मींस वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है। SCs STs ऑफ द स्टेट, जो भी वुमेन ST से बिलोंग करते हैं या SCs ST से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा सीट्स को रिजर्व रखा गया है। द पंच आर इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही हम पंच को इलेक्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि पंच को इलेक्ट कहां से किया जाता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंच को इलेक्ट किया जाता है। बट ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, ये वाला ज्यादा, कि इसमें इंक्लूड किया जाता है सरपंच को भी।
क्वेश्चन है सर, ये जो आपने बोला अभी सरपंच या नायब सरपंच, इनको इलेक्शन कैसे करेंगे हम, इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा और बाकी एमोलमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर वही पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सरपंच को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड, बस ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत मैंने आपको बोला, इस हल्का पंचायत का जो इलेक्टोरेट है, हल्का पंचायत किसको इलेक्ट करता है, सरपंच को इलेक्ट करता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा कि सरपंच को इलेक्ट कौन करता है। आपको बोलना है जो हल्का पंचायत का जो इलेक्टोरेट है वही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, फिर सरपंच को उनमें से चुना जाता है। हल्का पंचायत में से जो भी हल्का पंचायत होते हैं वो फिर सरपंच को इलेक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। एनी पर्सन फ्रॉम हल्के पंचायत, कोई भी पर्सन जो हल्के पंचायत से बिलोंग करता है, कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ नायब सरपंच। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था ये हमारे पास हल्का है और इसमें क्या कि ये क्या है, ये हल्का पंचायत है और हल्के पंचायत में एक्चुअली हल्का मजलिस होता है, ठीक है, हल्का मजलिस होता है। और यहाँ पर कोई भी पर्सन जो होगा हल्के पंचायत का, वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नायब सरपंच के लिए आप उठ सकते हो और लड़ सकते हो इलेक्शंस। द पंच ऑफ हल्के पंचायत, अब हल्के पंचायत के जो पंच होते हैं, इलेक्ट हिम फॉर नायब सरपंच। देन फिर जो पंच होते हैं, ठीक है, जो भी हल्के पंचायत के पंच होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं नायब सरपंच के लिए, ठीक है। ठीक है, जो भी हल्के पंचायत के पंच होते हैं ना, वही पंच क्या करेंगे। सपोज ये मैंने हल्के पंचायत बना लिया, अब हल्के पंचायत में पंच होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे सपोज 10 पंच आ गए। अब ये 10 पंच क्या करेंगे, यही 10 पंच इलेक्ट करेंगे किसको, नायब सरपंच को। डायरेक्टली याद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भी पंचस होते हैं हल्के पंचायत में, ये हल्के पंचायत है, इसमें पंचस हैं, टोटल 10 पंचस हैं, इस 10 पंचस में से एक को उठाया जाएगा और बनाया जाएगा उसको नायब सरपंच। यही है यहाँ पर। एनी पर्सन फ्रॉम हल्के पंचायत कैन स्टैंड, कोई भी पर्सन जो हल्के पंचायत में होगा वो किस पोस्ट के लिए उठ सकता है, नायब सरपंच के लिए। और देन पंच ऑफ हल्के पंचायत, और अब कोई किसी मेंबर को उठाया गया कि हाँ ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये 3 मेंबर्स उठाए गए हल्के पंचायत से, और इन 3 मेंबर्स पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन बी, ये किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, नायब सरपंच के लिए। तो इनको क्या है, पहले नॉमिनेट किया गया, हाँ ये 3 पर्सन जो है नायब सरपंच के लिए उठेंगे। अब इनको इलेक्ट कौन करेगा, इनको इलेक्ट करेगा जो पंच होते हैं, ये आ जाएंगे। और पंच सपोज 20 पंच हैं, अब ये 20 पंच वोटिंग करेंगे। सपोज इन 20 पंच में से ए को पड़े 8 वोट्स, अच्छा बी को पड़े सपोज 6 वोट्स, बचे कितने, 6 और 8 और 6 कितना हो गया, ये गया 14, या आप बोल सकते हो 7 आप यहाँ पर लिखो, और हो गए 15, और सी को पड़े 5 वोट्स। अब ये 20 पंच जो थे उन्होंने इस पर्सन को वोटिंग दी है। अब 8 किसको मिले, 8 मिले ए को। अब इन 3 में से जिनको नॉमिनेट किया गया था, ये नायब सरपंच के लिए उठ गए थे, अब इनमें से ए को सबसे ज्यादा वोट्स दिए हैं। अब ये वोट्स कहाँ से आए थे, ये जो पंचस थे उस हल्के पंचायत के, अब उन पंचस ने वोट दिया और 8 मिले ए को, और ए जो है अब ये नायब सरपंच रहेगा। आया समझ, कहानी समझ आ रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा आप जो आसपास चल रहे हैं वही खेल है ये। रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। अब सरपंच है और नायब सरपंच है, इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सरपंच को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, जो हल्का पंचायत होता है वही करते हैं इसको इलेक्ट, ठीक है। और नायब सरपंच को पंच इलेक्ट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गए दोनों को कैसे इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्ट याद रखना सरपंच के लिए, और पंच जो होते हैं वो नायब सरपंच को इलेक्ट करते हैं। रिमूवल हो या रिजाइन, अगर सरपंच या नायब सरपंच को आपको रिमूव करना होगा या उसने रिजाइन किया है तो कैसे करोगे। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पंचायत राज एक्ट का जो सेक्शन 7 है, डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जेकेएसएसबी कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है फॉर द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। आपको बोला सेक्शन 7 कैन बी रिमूव्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्यों इसको रिमूव किया जाएगा, क्या क्या किन किन कारणों के बेसिस पे, किन किन रीजंस के बेसिस पे, किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे इसको रिमूव कर सकते हैं। कोई मिसकंडक्ट हो गया, कोई ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, नेग्लेक्ट करता है ड्यूटी को, फेलियर टू अटेंड 6 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द हल्का पंचायत। ये इंपॉर्टेंट, यहां पर ये गट फीलिंग मुझे आ रही है, ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहां पर एक वैल्यू आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है। यहां पर इसमें इस जनवरी में सपोज 2 मीटिंग्स की गई है,
फरवरी में एक मीटिंग की गई है, मार्च में एक मीटिंग की गई है, अप्रैल में 2 मीटिंग्स की गई है, अप्रैल मई में एक मीटिंग की गई है सपोज। अब यहाँ पर ना तो ये जनवरी में कौन जो सरपंच और पंच जो होता है, सरपंच और नायब सरपंच जो होता है, अब ये क्या करे, सरपंच नायब सरपंच की मैं बात करूं, जनवरी में 2 मीटिंग्स हो गई है, इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, पता नहीं कहाँ गया है, पता ही नहीं है। यहाँ पर फरवरी में एक मीटिंग होती है, इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता, मार्च में जो मीटिंग हो रही है इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन 2 3 4, यहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट, अप्रैल में 2 मीटिंग्स हो रही है हल्के पंचायत की, यहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर, कितना हो गया 2 3 4 5 6, 6 में नहीं। अब जो ही 6 मीटिंग्स हो गई, अब इसको रिमूव किया जाएगा, बोला जाएगा आप पिछले 6 मीटिंग्स में कहाँ थे, अब आप यहाँ पर इसको रिमूव किया जाएगा एज ए सरपंच या एज ए नायब सरपंच। हाँ, अगर ये हो सकता, अगर उसने क्या किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब 4 2 2 4 4 में वो एब्सेंट था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर, लेकिन यहाँ पर वो आ गया, तो दैट में उसको रिमूव नहीं कर सकते। क्राइटेरिया क्या था 6, 4 में अगर वो करेगा भी नहीं, 5 पे भी नहीं कर, लेकिन छठे में आ गया तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपको याद रखना है 6 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स जो बैक टू बैक मीटिंग्स होती है, ये नहीं कि एक मीटिंग आज होगी फिर दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग, तो ये ऐसे काउंट नहीं किया जाए। अगर इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है फिर इसमें एब्सेंट नहीं है, तो फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते। हो गया ये सेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 6 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत। जो भी हल्का पंचायत के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं हल्का पंचायत के, उनको डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे। देखो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं। इट सेज दैट ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत। एक पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है, मेंबर हल्के पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक विलेज में रहता हूं और मुझे पता है मुझे हल्के पंचायत हल्के मजलिस का मेंबर बनना है, लेकिन मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर इफ ही इज नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर मैं यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ। ये तो आपको जनरल क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, मुझे पहले जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ तो मैं यहाँ का हल्के पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता हूँ, या मजलिस भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको याद रखना है। He or she is a government employee or work in a local body or in the state। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई जॉब करता हूँ तो मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता हूँ हल्काई पंचायत का। याद रखना हल्काई पंचायत का। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट काम करता हूँ, ही और शी इज नॉट 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर मेरी एज 25 ईयर्स की नहीं है, मतलब हल्के पंचायत में जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। तो दैट मीन मेरी एज मेंबर बनना मुझे हल्का पंचायत का, ठीक है, तो मेरे पास एज जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है 25 साल की एज होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर 30 साल की एज, इस तरीके से आप राज्यसभा के मेंबर 30 साल की एज, ये आप याद होगा आपको। इसी तरीके से हल्का पंचायत का जैसे कि पार्लियामेंट मेंबर मुझे बनना है, लोकसभा का राज्यसभा का कुछ नहीं, एज तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर भी मुझे मेरी एज 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम वाली एज अगर मेरी होगी तो मैं नहीं रह सकता हूँ एज ए मेंबरशिप नहीं रहेगी मुझे हल्का पंचायत का, ठीक है, मेंबर। ही और शी डज नॉट हैव ए स्टेबल माइंड। अगर कुछ भी इनकम्पिटेंट आप बोल सकते हैं, स्टेबल माइंड नहीं है, तब भी इसको क्या करेंगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कम्पिटेंट है या नहीं है। तो अगर कोर्ट ने बोला कि इसका स्टेबल माइंड नहीं है, तब इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ही और शी ऑलरेडी हैड ए डिजिग्नेशन ऑफ लंबरदार। अगर मैं लंबरदार हूँ या विलेज का चौकीदार हूँ, गाँव में चौकीदार भी होता है, अगर मैं ऑलरेडी चौकीदार हूँ या लंबरदार हूँ तो मैं इस हल्के पंचायत का मेंबर नहीं बनूंगा, मतलब मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। his or her name is not included in the electoral roll। अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तब भी मैं क्या नहीं हूं, तब भी मैं हल्का पंचायत का मेंबर नहीं हूं। ये कॉमन सेंस वाले टिप्स हैं, ये आपको याद नहीं करना है, एक ही बार पढ़ना है और समझना है। हाँ, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, नहीं रहेगा मेंबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं रहेगा मेंबर, एज 25 से कम है नहीं रहेगा मेंबर, माइंड में कुछ प्रॉब्लम है कोर्ट ने डिसाइड किया है तो नहीं रहेगा मेंबर, मैं लंबरदार अगर हूं या चौकीदार नहीं रह सकता मेंबर, अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो तब भी नहीं रह सकता हूँ मैं मेंबर। अब क्वेश्चन बनेगा सर इनका काम क्या होता है, पावर एंड फंक्शन क्या होता है हल्के पंचायत, हल्के पंचायत में जो भी मेंबर्स हैं उनका काम क्या होता है। इनका काम होता है, सपोज विलेज में सपोज 3000 लोग हैं और 3000 में से सपोज 3000 में से 200 लोग हैं जो क्या है, जो कि हल्के पंचायत के जिनकी मेंबरशिप है। आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इनका काम क्या रहेगा, ये क्या करेंगे, ठीक है, इनका काम रहेगा, एक सेकंड रुको, इसको क्या हो गया, वन सेकंड, गिव मी सेकंड।
टेक्निकल इश्यूज बड़े खतरनाक होते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, हम पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे, हल्के पंचायत के क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, और सेक्शन 13 जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट का, पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989, इसका सेक्शन 13 डील करता है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल प्लान्स फॉर ईच हल्का और विलेज और प्रिपेयर्ड बाय हल्का पंचायत। हल्का पंचायत का रोल है जो भी प्लान्स बनाने होते हैं विलेज के अंदर या हल्का के अंदर, वो कौन बनाता है? वो हल्का पंचायत प्लान्स को प्रिपेयर करता है। ईच हल्का पंचायत वर्क फॉर सोशल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। अगर कोई भी सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, सॉइल को कंजर्व करना है, ये हल्का पंचायत करता है। वाटर मैनेजमेंट, उस विलेज में वाटर मैनेजमेंट की बात, सोशल फॉरेस्ट्री करनी होती है। एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ, या रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बनवानी है, या बाकी जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं लोगों के रिलेटेड, विलेज में जो डेवलपमेंट करनी होती है, वो सारा हल्का पंचायत ही देखता है। वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ विलेज, ठीक है, जो भी लोग होते हैं विलेज के, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना, जैसे कि पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जहां से गरीबी को हटाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे MG नरेगा की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। एनी डिस्क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया, जो एनी डिस्क्वालिफिकेशन जो भी सेक्शन 6 के अंदर आता है, उस सेक्शन के ज़रिए से भी हम डिस्क्वालीफाई करते हैं किसको? जो हमारे पास ये हमने यहाँ पर पढ़ा था ना डिस्क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन का पढ़ा था वो यहाँ पर भी इंक्लूड है, जो सेक्शन 6 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट डील्स विद द रिजिग्नेशन ऑफ द सरपंच, पंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। क्वेश्चन आपका बनेगा, जो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो सेक्शन हमें बताता है सरपंच, पंच और नायब सरपंच जो हल्का पंचायत के होते हैं, उनकी रिजिग्नेशन की बात किस सेक्शन में की गई है? सेक्शन 11 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? पावर्स एंड फंक्शंस किसके? जो हमारे पास हल्का पंचायत होता है, इसके पावर्स और फंक्शंस मैंने यहाँ पर देखा, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट डील्स विद इट, किसके साथ डील करता है? मैंने इट लिखा, मैंने लंबा नहीं लिखा। सेक्शन 25 जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट का, वो डील करता है जो भी पावर्स और फंक्शंस होते हैं सरपंच और नायब सरपंच के। एज पर दिस सेक्शन, जो सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट जो है, इस सेक्शन के हिसाब से द सरपंच कॉल्स द मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन है जो कि मीटिंग बुला लेता है, बोलता है कि मीटिंग हमें करनी है हल्का पंचायत की। आपको बोला हल्का पंचायत की मीटिंग को कॉल कौन करता है? वो सरपंच करता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरपंच का रोल क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है? सरपंच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हल्का पंचायत। जो भी फाइनेंसेस देखने होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है हल्का पंचायत की, ये सरपंच देखता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरपंच की। मीटिंग बिठाना, एक महीने में जो मीटिंग होती है वो भी कॉल कौन करता है? आपको बोलना, वो भी सरपंच करता है। इफ सरपंच इज अनेबल टू परफॉर्म इस ड्यूटी, अगर सरपंच अवेलेबल नहीं है, वो ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता या एब्सेंट आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद जो होता है नायब सरपंच परफॉर्म्स ऑल द ड्यूटीज ऑन हिज बिहाफ, तो फिर नायब सरपंच का रोल रहता है। तो क्वेश्चन बनेगा, सरपंच और नायब सरपंच का रोल क्या है? आपको बोलना, सरपंच का रोल सेक्शन 25 में दिया हुआ है, और सरपंच का काम होता है मीटिंग करवाना, सरपंच का काम होता है ये फाइनेंस देखता, सरपंच का काम होता है अगर सरपंच एब्सेंट हैं तो ये सारे फंक्शंस फिर नायब सरपंच परफॉर्म करेगा। उसके अलावा हर पंचायत हल्का, जो भी पंचायत हल्का है उसमें क्या होना चाहिए? पंचायत अदालत होता है। हर हल्का पंचायत में हमें पंचायत अदालत की बात की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, शायद मैंने यहाँ पर आपको बोला भी था, एक सेकंड रुको,
हाँ, यहाँ पर लिखा देयर शुड बी ए पंचायत अदालत, एक पंचायती अदालत होना चाहिए हर हल्का में। अब इसी पंचायत अदालत को एक एक करके हम और आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पंचायत अदालत सेक्शन 48 क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन 48 जो है पंचायत राज एक्ट का, ये किसके साथ डील करता है? आपको डायरेक्ट बोलना ये पंचायत अदालत के साथ डील करता है। इस सेक्शन में क्या बोला गया है? ईच विलेज विल हैव ए पंचायत अदालत। अदालत का काम क्या होता है? कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, कोई भी बातचीत अगर होती है, उसको रिजॉल्व करना ये अदालत का काम रहेगा। तो हर हल्के पंचायत में हमें पंचायत अदालत का रोल रहेगा। अब क्वेश्चन है सर, ये हमने बनाया हल्का पंचायत, और ये हल्का पंचायत अगर इसमें हमने हल्का अदालत रखा है, ये इस पंचायत हल्के पंचायत में हल्का अदालत है। अब इस अदालत में कितने लोग, जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ तो लोग होंगे, तो इस पंचायत अदालत में कितने लोग रहेंगे? आपको 5 मेंबर्स रहेंगे, उनको नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा नॉमिनेट कौन करता है? सरपंच करता है, नायब सरपंच का? आपको बोला नहीं सर, ना तो सरपंच ना तो नायब सरपंच। इन 5 मेंबर्स जो रहेंगे पंचायत अदालत में, इनको नॉमिनेट जो करता है वो गवर्नमेंट करता है आउट ऑफ द पैनल, उस पैनल से विच विल बी प्रिपेयर्ड एंड रिकमेंडेड बाय हल्का पंचायत। एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल में सपोज 20 मेंबर्स रखेंगे और वो पैनल को रिकमेंड कौन करेगा? उस पैनल को बनाएगा कौन? उस पैनल को हल्का पंचायत जो होता है वो रिकमेंड करता है। यहाँ पर लिखा है विच शैल बी प्रिपेयर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत पैनल बनाता है, उस पैनल में 20 मेंबर्स रखे जाते हैं, और सपोज मैंने बोलता हूँ 20 मेंबर्स रखे जाएंगे, जितने भी मेंबर्स रखे जाते हैं इस पैनल के अंदर, सपोज मैंने बोला 20, इन 20 में से 5 लोगों को उठाया जाएगा, और वो 5 लोग जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके लिए? पंचायत अदालत के लिए। ये पता होना चाहिए। टू बिकम ए मेंबर ऑफ अदालत, अगर सपोज मैं हल्का पंचायत का मेंबर हो और मैं चाहता हूँ, मैं पैनल में कोई मेंबर हूँ और ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं मेंबर बनूँ किसका? पंचायत अदालत का। टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायत अदालत, ठीक है, ए पर्सन शुड बी लिटरेट, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एंड कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर्स, और 30 साल की एज मेरे पास होनी चाहिए, तब मैं इस अदालत का मेंबर बन सकता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि टू बी ए मेंबर ऑफ द पंचायत अदालत व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ठीक है, आपको बोलना 30 ईयर्स और लिटरेट होना जरूरी है। ही और शी शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो तब मैं नहीं बन सकता हूं इसका मेंबर, किसका? पंचायत अदालत का। ही और शी शुड नॉट बी सरपंच, नायब सरपंच और पंच, ना तो सरपंच होना चाहिए, ना तो सरपंच नायब सरपंच होना चाहिए, ना तो पंच होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा क्या सरपंच, क्या पंच या क्या नायब सरपंच ये मेंबर होते हैं पंचायत अदालत के? आपको बोलना बिल्कुल ये हल्का पंचायत के जो अदालत है उसका, ठीक है, जिसको बोलता है पंचायत अदालत के मेंबर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। जो पंचायत अदालत के टर्म जो होते हैं कितने साल तक रहता है? 5 साल के लिए, मतलब जो भी अदालत बनाया जाता है हल्के पंचायत में वो कितने सालों तक रहेगा? वो पंचायत अदालत जो रहेगा टर्म मेंबर्स उसमें जो लोग रहेंगे वो 5 साल के लिए रहेंगे। कोरम का मतलब होता है अगर 5 लोग हैं पंचायत अदालत में, इनको कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी डिसाइड करना है, कोई भी मीटिंग चल रही है, तो कोरम यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोरम की बात की जा रही है 3 मेंबर्स, मतलब 5 में से अगर 3 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तब कोई डिसीजन ले सकते हैं, अगर 2 हैं तब नहीं ले सकते, 4 हैं तब भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 के 5 तो सारे हैं, बट 3 से कम नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन बनेगा आपको कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए मीटिंग, अगर इन मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए पंचायत अदालत में कितने लोगों की जरूरत है? 3 मेंबर्स कोरम के लिए चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनेगा पंचायत अदालत में टोटल लोग कितने होते हैं? आपको टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। कोरम को मेंटेन करने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स की जरूरत है। पंचायत अदालत हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द हल्का पंचायत, इसका काम क्या होता है? इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है? ये किस एरिया में काम करेगा? ये जो हल्का पंचायत होता है उस ज्यूरिडिक्शन में जो भी हो रहा है उन ट्रायल्स को कौन देखता है? कोई भी ऑफेंस अगर हो रहा है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है, उन सारी चीज़ों को पंचायत अदालत देखेगा, किसमें? हल्का पंचायत में। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में देखता है आपके पास जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इस तरीके से स्टेट लेवल में आप हाई कोर्ट में जाते हो, सेंट्रल लेवल पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो अरे बात समझते हो। इसी तरीके से पंचायत अदालत की ज्यूरिडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर हल्का पंचायती है, जो भी वहाँ पर ऑफेंसेस होते हैं उन सभी को देखना। क्वेश्चन है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पंचायत अदालत के जो चेयरमैन हैं और मेंबर कौन कौन से होते हैं? चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत अदालत। अब क्वेश्चन बनेगा जो पंचायत अदालत के 5 मेंबर, सपोज मैं बोलता पंचायत अदालत के
पंचायत अदालत के 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में से एक को क्या बनाया जाएगा, आप बोलोगे चेयरमैन बनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के हिसाब से कि पंचायत अदालत की अगर हम बात करेंगे कितने मेंबर्स रखे जाते हैं, आपको बोलना है इसमें एक चेयरमैन भी होता है। और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, जो पंचायत अदालत के मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना। तो 5 में से, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक को चुना जाता है जिसको चेयरमैन बनाया जाएगा। ठीक है, इफ द चेयरमैन इज नॉट इलेक्टेड विद इन 30 डेज, फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्या किया, आज सपोज 30 नवंबर है, आज हमने पंचायत अदालत को क्रिएट किया, तो 30 नवंबर 2023 फिर क्या आ जाएगा 30 जनवरी 30 दिसंबर आ जाएगा 2023, तो 1 महीना हो गया। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर हमने चेयरमैन को नहीं इलेक्ट किया, इलेक्ट होता वोटिंग होती है चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए, इफ द चेयरमैन इज नॉट इलेक्टेड विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर, देन द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विल अपॉइंट द चेयरमैन फ्रॉम एमंग। तो एक अथॉरिटी होती है जो वो अथॉरिटी क्या करेगी, वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन 5 में से एक पर्सन को क्या किया जाएगा, अपॉइंट करेंगे उसको, क्या एज ए चेयरमैन, इलेक्ट नहीं अपॉइंट किया जाएगा एज ए चेयरमैन उसको, क्योंकि अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमने इलेक्शंस नहीं किए हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम दिया जाता है कि हमें चेयरमैन को इलेक्ट करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर अंदर हमें चेयरमैन को इलेक्ट करना। और 30 दिन के अंदर अंदर हमने नहीं किया तो फिर एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी आएगी, फिर वही अपॉइंट करेगी चेयरमैन जो होता है हल्का पंचायत का। इस पर जब क्लियर हो गया, उसके बाद द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत, जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का, इज आल्सो द जुडिशियल क्लर्क ऑफ द पंचायत अदालत। ठीक है, सेक्रेटरी जो होता है हल्का पंचायत का वो कौन होता है, आपको बोलना है वो भी रोल करता है, जुडिशियल क्लर्क होता है वो पंचायत अदालत का। जो भी पंचायत अदालत है उसमें से जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का, वो सेक्रेटरी जो है वो भी क्या रहता है, वो भी इसका जुडिशियल क्लर्क होता है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, हु रिकॉर्ड्स इट्स प्रोसीडिंग्स, जो सारी प्रोसीडिंग्स जो भी चल रही होती है उनको रिकॉर्ड करना है, और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, एंड डज द असाइन्ड ड्यूटीज, और जो भी ड्यूटीज होती है वो सारे परफॉर्म वो करता है। तो ये भी अपने आप में से एक क्वेश्चन बनेगा कि पूछा जाएगा जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का, क्या वो मेंबर रहता है पंचायत अदालत का, यस वो क्या होता है, वो जुडिशियल क्लर्क होता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपको, जुडिशियल क्लर्क कौन होता है पंचायत अदालत का, आपको बोलना जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का। और जरा यहां पर आप आ जाओ, सेक्रेटरी कौन होता है हल्का पंचायत का, आपको बनना विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज वर्कर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है और बस मुझे यही दिखाना था यहां पर, जो आपको कॉन्सेप्ट को समझना था वो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है। जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का वो कौन होता है, वो VLW होता है, VLW होता है। और VLW क्या होता है, ये एक जुडिशियल क्लर्क होता है। किसका जुडिशियल, क्वेश्चन बनेगा आपका, किसका जुडिशियल क्लर्क होता है, आपको पंचायत अदालत का। और ये क्या करता है, ये क्लर्क का काम करता है, ये रिकॉर्ड करता है जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है, जैसे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोसीडिंग, जो भी डिसीजंस होते हैं और जो भी ड्यूटीज होती है ये परफॉर्म यहाँ पर करता है। इफ एनी पर्सन फेल्स टू डू हिज ड्यूटीज, अगर कोई भी पर्सन वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, एंड फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, और गिल्टी उसको फाउंड किया गया, ही कैन नॉट बी एलिजिबल टू द नॉमिनेशन ऑफ सच अदालत, और वो इस अदालत का मेंबर नहीं बन सकता, उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है सपोज किसके लिए, पंचायत अदालत के लिए, लेकिन इन 5 मेंबर्स में अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको गिल्टी फाउंड आउट किया गया है, या जो कि कोई भी मिसकंडक्ट अगर उसने किया है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको फिर नॉमिनेट नहीं करेंगे इस अदालत के लिए। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हल्के पंचायत, ये जो भी क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो भी मैं लेकर आऊँगा, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, अगर इसमें से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना अभी तक जो मैंने पढ़ा है अभी इस टाइम तक, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे, और ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल से आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट करोगे एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना है ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल, जिसको BDC के नाम से जानते हो। सेक्शन 27 डील करता है ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल के साथ, मतलब सेक्शन 27 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल को बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना। BDC कंसिस्ट्स ऑफ, अब क्वेश्चन बनेगा BDC में कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें चेयरमैन होता है, सभी सरपंच, देखो चेयरमैन होता है, मैंने चेयरमैन को लाया और BDC में बिठाया। जितने भी हल्के पंचायत में जितने भी सरपंच होते हैं, ऑल सरपंच ऑफ हल्के पंचायत, जितने भी हल्के पंचायत हैं, उन हल्के पंचायत में जितने भी सरपंच हैं, उन सरपंच को भी मैंने यहाँ पर रखा ब्लॉक के अंदर, मतलब
एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक है, और उस ब्लॉक में जितने भी सरपंच होते हैं उन सिर्फ सरपंच को मैंने किस में रखा, बीडीसी में। एंड द चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी, और मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये सुनिए कि ये तो हमने सुना ही नहीं है नाम। जो मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन जो होता है वो भी इस बीडीसी का मेंबर होता है। आ रही बात समझ, मतलब वो बीडीसी के अंदर आता है। विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक के अंदर कौन होता है, मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन। तो ये इसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बीडीसी, तो आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन मींस को, अब चेयरमैन किसको आप बोल सकते हो, चेयरमैन होता है पंचायत अदालत का चेयरमैन, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया, बीडीसी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। अब ये चेयरमैन कहाँ कहाँ का चेयरमैन है, चेयरमैन पंचायत अदालत का जो चेयरमैन होगा, जो मैंने बोला 5 मेंबर्स होते हैं उसमें से एक चेयरमैन होता है, और वो जो पंचायत अदालत का चेयरमैन है वो बीडीसी का भी मेंबर रहेगा। अरे बात समझ, मतलब वो बीडीसी का मेंबर है। दूसरा, द बीडीसी जो चेयरमैन होता है बीडीसी का, वो भी बीडीसी का पार्ट रहता है। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड वो भी चेयरमैन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपको, जो चेयरमैन क्या कौन कौन होते हैं, आपको बोले चेयरमैन होता है पंचायत अदालत का भी चेयरमैन होता है, हमें पता है बीडीसी का भी चेयरमैन होता है, और हमें ये भी पता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के भी चेयरमैन होते हैं। तो हर लेवल पे, विलेज लेवल पे भी चेयरमैन होता है, ब्लॉक लेवल पे भी चेयरमैन होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपका चेयरमैन होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सारे ये चेयरमैन इसमें आ जाएंगे। उसके बाद, इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज अ नीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ एससीज और एनी अदर क्लास, देन द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विल नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 पर्सन एज ए मेंबर। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, वो ऐसा फील करे, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब्स हैं किसी और क्लास से, तो 2 से ज़्यादा मेंबर्स को हम नहीं रखेंगे। किसके अंदर, आपको बोलना है 2 से ज़्यादा मेंबर्स हम बीडीसी के अंदर नहीं रखेंगे। तो वुमेन्स को कितना रखा जाता है, 2 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं लिया जाता है, जो भी डिफरेंट क्लासेस के वुमेन्स होती हैं। इन केस ऑफ लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट, अगर हम लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, द काउंसलर्स ऑफ एनी काउंसिल ऑफ द लद्दाख ऑटोनॉमी हिल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर हम लद्दाख और कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो काउंसलर्स होते हैं किसी भी काउंसिल के, जो लद्दाख ऑटोनोमस हिली डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के हिसाब से वहाँ के काउंसलर जो होते हैं वो रहेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बीडीसी के। क्वेश्चन बनेगा, लद्दाख, लेह और कारगिल की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जो काउंसलर्स होते हैं उन काउंसलर्स को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं बीडीसी के। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। आ रही बात समझ। एट लीस्ट, कम से कम at least one meeting in a month will be held by each BDC। जो भी BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उसको एक मंथ में एक मीटिंग डेफिनेटली करनी, एटलीस्ट एक मंथ। जो इससे पहले भी मैंने बोला था, मिनिमम से मिनिमम आपको एक मीटिंग तो करनी पड़ेगी एक महीने के अंदर। काम क्या है बीडीसी का, सर पावर्स एंड फंक्शंस क्या है बीडीसी के। सेक्शन 30 ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1899 सेक्शन 30 डील किसके साथ करता है, बीडीसी के पावर्स के साथ। मेन फंक्शन जो है बीडीसी का क्या होता है, मॉनिटर द वर्क, काम को देखना, मॉनिटर करना, जो भी काम चल रहा है उस पर नजर रखना, एंड प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस टू द हल्का पंचायत। और जो टेक्निकल गाइडेंस चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस होती है हल्का पंचायत को, वो बीडीसी प्रोवाइड करता है। इंटर हल्का पंचायत communication system is constructed, maintained and supervised by the BDC। जो भी हमारे पास कम्युनिकेट करना होता है पंचायत के साथ, ठीक है, ये सारा कुछ बीडीसी जो है ये सुपरवाइज करता है। इट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट द पीपल ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक लेवल में लोग होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है। कैसे बेटरमेंट के लिए, आपको ना बाय सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन वेरी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा उस पर नजर जो रखना, मॉनिटर जो करना, वो बीडीसी करता है। ईच बीडीसी वर्क्स फॉर, ठीक है, ईच बीडीसी वर्क्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। जितने भी बीडीसीज हैं वो रूरल लेवल में जो भी हमें डेवलपमेंट करनी होते हैं उसके लिए काम करना है। एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री या सोशल फॉरेस्ट एजुकेशन, ये बीडीसी देखता है रूरल एरियाज में। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो होते हैं बीडीसी का, एनी पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ बीडीसी। कोई भी पर्सन आप इलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। जो चेयरमैन रहेगा बीडीसी का, हु हैज द सेम एलिजिबिलिटी एज फॉर द पंच ऑफ हल्का पंचायत, उसकी एलिजिबिलिटी सेम है जो पंच होता है हल्का पंचायत का, जो भी उसकी एलिजिबिलिटी, फॉर अगर मैं पंच बनना चाहता हूँ हल्का पंचायत का, क्या क्या एलिजिबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, वो जितनी जो भी एलिजिबिलिटी सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है जो भी चेयरमैन होता है या वाइस चेयरमैन होता है बीडीसी का। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। अब वाइस चेयरमैन को कैसे इलेक्ट करेंगे, वाइस चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बीडीसी फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बीडीसी बनाया, इसमें मैंने सपोज 25 लोग रखे हैं,
मेंबर्स किसके, बीडीसी के 25 मेंबर्स हैं। अब इस बीडीसी के 25 मेंबर्स में से हम एक को चुनेंगे और उसको हम क्या बनाएंगे, वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बीडीसी, जो मेंबर्स होते हैं बीडीसी के। आ रही बात समझ। और चेयरमैन को कैसे चुना जाता है, आप बोलोगे सर चेयरमैन जो होता है बीडीसी का उसको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज ए चेयरमैन बीडीसी, जिसकी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जो पंच होता है हल्का पंचायत का, सेम एलिजिबिलिटी उसकी यहाँ पर रखी जाती है, उस बेस पे उसको चेयरमैन बनाया जाता है। द बीडीसी ऑफिसर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी, जो बीडीसी का ऑफिसर होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट का ऑफिसर जो होता है वो बीडीसी का सेक्रेटरी बोला जाता है। लेकिन हल्का पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो वीएलडब्ल्यू होता है। लेकिन बीडीसी की अगर हम बात करेंगे, बीडीसी की बात करेंगे, इसका सेक्रेटरी कौन होता है, आप बोलोगे बीडीसी का सेक्रेटरी जो होता है वो बीडीसी ऑफिसर होता है। अरे बात समझ। टर्म क्या रहेगा बीडीसी के ऑफिस तक, मतलब जो भी मेंबर्स रहेंगे बीडीसी में कितने सालों के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेगा। रिमूव कैसे किया जाएगा इनको, आप बोलोगे सर ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट, कोई ड्यूटी नेग्लेक्ट ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, या सेक्शन 6 के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके हिसाब से इसको रिमूव किया जाता है या डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ, क्लियर हो गया यहाँ पर मेरी बात आपको। ये तो मैंने ऑलरेडी रखा फंक्शंस ऑफ बीडीसी, यहाँ पर मैंने रखा है, और यहाँ पर भी कुछ और फंक्शंस मैंने ऐड किए, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ इंटर हल्का पंचायती ऑलरेडी मैंने बोला, ये डबल यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये फोटो में आ गया। अब यहाँ पर फंक्शंस जो होते हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के फंक्शंस क्या होते हैं, किसकी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बीडीसी का, याद रखना बीडीसी का, इसका काम क्या होता है। द चेयरपर्सन एंड हिज इन हिज एब्सेंस, द चेयरपर्सन क्या करता है, जो भी चेयरपर्सन जो मैंने ये बीडीसी बनाया इसका चेयरपर्सन होगा या चेयरमैन जिसको आप बोलते हो, वो क्या करता है, प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द बीडीसी, जो भी मीटिंग्स होती है बीडीसी पे, बीडीसी में जितनी भी मीटिंग्स होती है उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा, वो चेयरमैन रहेगा। अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है फिर वाइस चेयरमैन रहेगा या चेयरपर्सन रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीडीसी में मीटिंग आज हो रही है, अब बीडीसी की मीटिंग को हेड कौन रहेगा, प्रिजाइड कौन करेगा, आप बोलोगे सर चेयरमैन जो बीडीसी का है या चेयरपर्सन। लेकिन सर 15 दिन के बाद एक और मीटिंग हो गई लेकिन चेयरमैन नहीं था, तो उस टाइम पर वाइस चेयरमैन करेगा। यही लिखा है द चेयरमैन एंड इन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट है द वाइस चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन क्या करता है, शल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द बीडीसी। द चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन एंड इन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट है द वाइस चेयरमैन शल एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द स्टाफ एंड द अफेयर्स ऑफ बीडीसी, मतलब जो भी अफेयर्स होते हैं या जो भी स्टाफ होता है बीडीसी का उनको सुपरवाइज करना, उनके ऊपर कंट्रोल या जनरल कंट्रोल जो रखा जाता है वो बीडीसी का चेयरमैन देखता है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वाइस चेयरमैन ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो कॉमन सेंस है, इनका रोल क्या है। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे काम होता है बीडीसी लेवल पे। एवरी बीडीसी शैल होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक मीटिंग होती है जिस पे वो बातचीत करते हैं अपना काम करने के लिए। द मीटिंग शैल बी कन्वीनड बाय द चेयरमैन, इस मीटिंग को शुरू कौन करता है, आपको बोलना है चेयरमैन, और अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन करता है। फिर लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की हम बात करेंगे। जो मैंने बोला था ये किस लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पे बीडीसी बोला था और विलेज लेवल पे मैंने बोला था हल्का पंचायत। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सर इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ये किस लेवल पे है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने पहले बोला आपको, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है चेयरमैन ऑफ बीडीसी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो बीडीसी होता है चेयरमैन का, सॉरी बीडीसी का जो चेयरमैन होता है वो इसका मेंबर रहेगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द एरिया, ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर्स यहाँ पर आएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स रहेंगे। चेयरमैन रहेगा टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन, मैंने ऑलरेडी की पॉइंट्स को हाईलाइट किया, बस इतना याद रखना है। बीडीसी का चेयरमैन रहेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, यहाँ पर टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा म्युनिसिपल काउंसिल का। तो ये सारे मेंबर्स रहेंगे किसके, आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के। द टर्म ऑफ डीपीडीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये कितना होता है आपको बोला, जो टर्म होता है बीडीसी और हल्का पंचायत का एक कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 5 साल आप रखोगे याद यहाँ पर इसके लिए। पावर्स और फंक्शंस क्या है इसके, पावर्स यही है टू कंसिडर एंड गाइडेंस द फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको क्रिएट करना, बनाना, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रायोरिटीज ऑफ वेरियस स्कीम्स, और स्कीम्स को प्रायोरिटाइज करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस है।
टू रिव्यू पीरियडिकल प्रोग्रेसेस, और जो टाइम टू टाइम 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, 1 साल में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी ये काम डेवलपमेंट स्कीम्स बना रहे हैं कितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कितना प्रोग्रेस, जो भी आप कोई भी काम करते हैं उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वो यहाँ पर इस पर देखने को मिल रहा है। टू फॉर्मुलेट एंड फाइनलाइज द प्लान्स एंड नॉन प्लान बजट फॉर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो भी हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं उसको फाइनलाइज करता है यही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड फाइनलाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही है। ये था पूरा, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ोगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर से ही आइडिया दिया है आपको किस लेवल तक की नॉलेज इसको चाहिए होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको इसमें कोशिश की है कम टाइम में कम से कम चीज़ें सिखाना, लेकिन अच्छे पीडीएफ है। वो था हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है पंचायत राज एक्ट का, जो जहाँ से आपका बेस बनेगा, वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कौन सा वाला? पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989। लेकिन उसके बाद इसका अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट 2018 में हुआ है। और ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको नहीं पढ़ना है अमेंडमेंट वाला, इसमें जो चेंजेस हैं वो आपको देखने कौन कौन से चेंजेस लाई गई हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एज पर द पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989, जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो जो मैंने आपको अभी पीडीएफ पे दिखाया हैंड रिटन, वो आपको वो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को मार्क करना है। लेकिन अगर पूछा गया एज पर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018, कुछ चेंजेस for 2018 के हिसाब से अलग से आपको मार्क करना ऑप्शंस में। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, वहां पर आपको लिखा भी था उसने ब्रैकेट में एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2018। जब अमेंडमेंट ऑफ 2018 के हिसाब से होगा तो कौन कौन सी चेंज है वो चेंज मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही मैं हाईलाइट करके आ चुका हूँ। लेकिन जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो सेम वही है, कोई भी चेंज नहीं करना है उसमें, आपको वो याद रखना है। लेकिन अगर जो ही आपको अमेंडमेंट में पूछा जाएगा तो अमेंडमेंट में कुछ चेंज जो हैं जो आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑल एडल्ट, जैसे वार्ड मजलिस या वार्ड सभा जिसको बोला जाता है, ऑल एडल्ट पर्सन्स ऑफ द वार्ड हुज नेम्स आर इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रोल, वो सारे एडल्ट पर्सन्स जो वार्ड के अंदर होते हैं और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है रिलेटिंग टू हल्का पंचायत शैल डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए वार्ड मजलिस ऑफ सच हल्का पंचायत। मतलब हल्का वार्ड मजलिस में कौन से लोग आते हैं? वो लोग, वो एडल्ट पॉपुलेशन जिसका नाम जो है या अब जिनको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया गया है। सारी बात समझ। अब यहां से ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, वार्ड मजलिस जो है वो एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में एक बार मीटिंग करनी जरूरी है। ये एज पर किस डॉक्यूमेंट के हिसाब से? जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ। क्वेश्चन अगर पूछा गया एज पर 2018 अमेंडमेंट ऑफ पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989, आपको बोलना है वार्ड मजलिस जो है वो मीट करेगा एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में एक बार इसको मीटिंग करनी पड़ेगी। आया समझ? क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चेंज है, द मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस शैल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय। अब जो ये वार्ड मजलिस की जो मीटिंग होगी उसको कौन प्रेजाइड करेगा? आपको बोलना है पंच होगा, या तो पंच होगा, ठीक है, या अगर पंच नहीं है, ठीक है, तो फिर कौन होगा? मेंबर ऑफ द वार्ड मजलिस, या फिर वार्ड मजलिस का मेंबर होगा। तो क्वेश्चन अगर आपका बनेगा कि वार्ड मजलिस जो है, ये वार्ड मजलिस मैंने बनाई है, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? आपको बोलना है पंच रहेगा। अगर पंच नहीं है तो फिर कौन रहेगा? आपको बोलना वार्ड मेंबर का जो वार्ड मजलिस का जो मेंबर होगा वो क्या करेगा? वो इसको प्रिजाइड करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया। कोरम कितना होना चाहिए वार्ड मजलिस में? फॉर एग्जांपल सपोज जितने भी लोग हैं वार्ड मजलिस के अंदर, अब वहां पर मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मिनिमम से मिनिमम लोग कितने होने चाहिए? यही लिखा गया कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस में अगर मीटिंग करनी होती है, कोरम कितना? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर इस वार्ड मजलिस में 100 मेंबर्स हैं तो कोई भी काम अगर इनको करना, कोई भी डिसीजन अगर इनको लेना है, कम से कम 1/10 ऑफ 100 इनके पास होना चाहिए, तब ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। मतलब 1/10 का मतलब 10 लोग यहाँ पर उनके पास होने चाहिए। ये क्लियर हो गया? समझ आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ये चेंजेस थी, बस यही चेंज आपको थोड़ा थोड़ा करनी है जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा है, आप पूरा डॉक्यूमेंट तो पढ़ना नहीं, जो जो चेंज आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हल्का मजलिस जिसको ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आपको दिया गया है
यहाँ पर आपको दिया गया वार्ड मजलिस, जिसको वार्ड सभा के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर दिया है हल्का मजलिस, जिसको ग्राम सभा के नाम से भी जाना जाता है। देयर शैल बी ए हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, हल्का पंचायत जो होता है, हर हल्का पंचायत में क्या होना चाहिए, हल्का मजलिस आपको होना चाहिए, ग्राम सभा। कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन्स, वो लोग होंगे हुज नेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल पे होगा, रिलेटिंग टू द विलेज, जिस विलेज में होते हैं रहते हैं, और द ग्रुप ऑफ विलेजेस। यहाँ तो हम इसका हल्का मजलिस जो है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम ले लेते हैं, ठीक है, विथ इन द एरिया ऑफ द हल्का पंचायत। मतलब ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, जो एक पर्टिकुलर विलेज में हो, या ग्रुप ऑफ विलेज को मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक हल्का मजलिस या ग्राम सभा को तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन है, ये कब मीटिंग करते हैं? हल्का मजलिस शैल बी कन्वीन्ड बाय द सरपंच। इसको शुरुआत कौन करता है, ठीक है, प्रिजाइड कौन करता है, आपको बोलना है सरपंच। ऊपर देखो, कंपैरिजन देखो, यहाँ पर कौन करता था, यहाँ पर आप देखोगे वार्ड मजलिस में आप देखोगे पंच, यहाँ पर सरपंच नहीं था। और पंच जब एब्सेंट होता है तो मेंबर होता वार्ड मजलिस का, जो इसको प्रेजाइड करता है। अरे बात समझ, तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है मीटिंग की, वो कौन करता है, वो सरपंच करता है, पंचायत का जो सरपंच होता है। अगर सरपंच प्रेजेंट नहीं है तो नायब सरपंच होता है पंचायत का, वो यहाँ पर मीटिंग को शुरुआत करता है। इन द इवेंट ऑफ बोथ द सरपंच एंड नायब सरपंच बीइंग एब्सेंट, अगर सरपंच भी और नायब सरपंच भी अब एब्सेंट है, ए मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस, मतलब ग्राम सभा की मीटिंग कौन करता है, शैल बी प्रेजाइड बाय वन ऑफ द पंच ऑथराइज्ड बाय द हल्का मजलिस। जो भी हल्का मजलिस में पंच होते हैं, उनमें से एक मेंबर को उठाया जाएगा और वहां से उसको प्रेजाइड करना पड़ेगा। किसको प्रेजाइड करना पड़ेगा, हल्का मजलिस को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, हल्का मजलिस जो है, इसको प्रेजाइड कौन करता है, आपको बोलना वो करता है सरपंच। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको हल्का मजलिस में जो प्रेजाइड करता है सरपंच, अगर सरपंच एब्सेंट है तो कौन करेगा, नायब सरपंच। अगर दोनों एब्सेंट हैं तो फिर जो यहाँ पर हमारे पास पंच होता है, वो यहाँ पर प्रेजाइड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस एवरी ईयर, साल में 2 मीटिंग्स कम से कम करनी पड़ेगी, ठीक है। साल में कितनी मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स करनी पड़ेगी, वन इन द फर्स्ट एंड अदर इन द लास्ट क्वार्टर। मतलब क्वार्टर का मतलब 3 महीने, 3 महीना, ठीक है। कितने हो गए, 3 6 ये हो गए, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो दैट मीन्स साल में आपको इन 12 महीनों में आपको 2 मीटिंग्स करनी है। तो दो मीटिंग्स कैसे करोगे आप फिर, अगर आप 2 ही करते हो, एटलीस्ट 2 तो करनी है, तो एक करोगे आप पहले क्वार्टर में यहाँ पर, और एक आप करोगे लास्ट के 3 मंथ्स में, आप एक करोगे। मतलब साल में आपको 2 मीटिंग्स करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये लिखा, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन द हल्का मजलिस एवरी ईयर, साल में, वन इन द फर्स्ट एंड अदर इन द लास्ट क्वार्टर इन द ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे साल की ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी पंचायत होता है, जिसका नाम बोलते हैं VLW, जिसको नाम दिया जाता है, सेक्रेटरी पंचायत शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हल्का मजलिस हमारे पास होता है, ठीक है, वहां पर जो मीटिंग होती है, मीटिंग कितने टाइम तक चलती है, कितने मिनट्स चलते हैं, वो सारा रिकॉर्ड कौन करता है, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो रिकॉर्ड करता है। एंड शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, और जो भी कितने टाइम तक ये मीटिंग रहती है, जो भी रिकॉर्ड करना होता है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी पंचायत का होता है। अब ये हल्का मजलिस जो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ हल्का मजलिस में 50 लोग है सपोज, अब इनको मीटिंग करनी है, कम से कम लोग कितने होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम लोग कितने होने चाहिए, सो दैट ये क्या करेंगे, कोरम, सो दैट मीटिंग को परफॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं कोरम। तो वो होता है नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स, मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ 50। यहाँ पर सपोज मैंने 50 हल्के मजलिस में 50 लोग होते हैं, और उन 50 को अगर कोई मीटिंग करने, कितने लोग कम से कम होने चाहिए, आप बोलोगे सर 5 लोग होने चाहिए, क्योंकि मैंने 1/10 लिया है किसका, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इस किस में, हल्का मजलिस में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से चेंज जो है ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद हल्का पंचायत की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, हल्का पंचायत में अगर देखोगे, द सरपंच शैल कन्वीन एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, साल में 2 हल्का, याद रखना हल्का मजलिस में, यहाँ पर हल्का मजलिस में साल में 2 मीटिंग्स कम से कम करनी है, वो कौन करवाता है, सरपंच करवाता है। एवरी हल्का पंचायत, जो भी हमारे पास हल्का पंचायत होता है, शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ पंच नॉट लेस देन 7। अब यहाँ पर चेंज देखो क्या है, यहाँ पर चेंज है कि जो भी
भी हमारे पास हल्का पंचायत हैं, इसमें कितने लोग होने चाहिए, आपको कितने पंच होने चाहिए, 7 से कम नहीं और 11 से ज्यादा नहीं। ये तो मैंने पहले भी आपको बोला था, लेकिन यहां पर मैंने इंक्लूड किया था उस डॉक्यूमेंट में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, वहां पर मैंने इंक्लूड किया था सरपंच को, लेकिन यहां पर सरपंच के बगैर हैं ये। मतलब ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सरपंच यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर सरपंच प्रेजेंट होता तो ये बनता फिर 7 से लेकर 12 आपके पास आता, अगर इंक्लूड सरपंच करेगा। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको क्वेश्चन बना कि जो हमारे पास हल्का पंचायत है इसमें कितने पंच होते हैं एज पर द अमेंडमेंट एक्ट, एज पर द पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, तो आपको बोलना है 7 से लेकर 11 एक्सक्लूड, ब्रैकेट में होगा आपको ऑप्शन में एक्सक्लूडिंग सरपंच, आपको बोलना है यस एक्सक्लूडिंग सरपंच। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ा है वहां पर क्या था, वहां पर इंक्लूडिंग सरपंच था, क्योंकि वो अमेंडमेंट जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1989 का था उस हिसाब से आपको आंसर करना है। क्योंकि अगर आपने उसने मेंशन किया है एज पर द पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 तो आपको वो टिक करना है, अगर उसने अमेंडमेंट के हिसाब से बोला है तो आपको ये टिक करना है। यही तो फर्क रहता है, फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। प्रोवाइडेड दैट सरपंच एंड पंच सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर, और हमें पंच और सरपंच की सीट्स रिजर्व रखनी पड़ती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर एक हल्का पंचायत में। आया समझ? प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सरपंच एंड पंच, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पंच और सरपंच जो भी होते हैं हल्का पंचायत में वहां पर हमें रिजर्वेशन रखनी पड़ती है, वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रखनी पड़ती है। और कितनी रिजर्वेशन, नॉट लेस देन 1/3, मतलब 33% रिजर्वेशन किन के लिए रखनी पड़ती है, वुमेन्स के लिए। कहां पर, एज सरपंच और पंच की सीट्स के लिए, जितने भी हमारे पास सरपंच है या पंच है उसमें से वुमेन्स की रिजर्वेशन 1/3 होनी चाहिए जो बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। तो ये आपके पास चेंज आ गई है। द सरपंच शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ये आपको ऑलरेडी पता है, सरपंच को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कहां से, जो हल्का पंचायत का इलेक्टोरेट होता है वहां से उसको इलेक्ट किया जाता है, जो सेम ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और नायब सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय द पंच, और नायब सरपंच को कौन इलेक्ट करता है, पंच सिलेक्ट करते हैं। कहां के पंच, जो हल्का पंचायत में पंच होते हैं, ठीक है। द विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीपर्पज वर्कर, इसका तीसरा नाम भी है ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक का इसको लिखा गया है, ग्राम सेवक भी बोल सकते हो। शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत, तो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, आपको ना VLW, इसी को मल्टीपर्पज वर्कर और इसको ग्राम सेवक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। टर्म ऑफ ऑफिस, जो सरपंच होता है या नायब सरपंच होता है या एवरी पंच होता है हल्का पंचायत के, पंच हो, सरपंच हो या नायब सरपंच को, जो भी कहां पर होते हैं हल्का पंचायत में, ये अपना ऑफिस या इनका टर्म जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है, जब से अपनी सीट को संभाल लेते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी मेंबर ऑफ हल्का पंचायत, अगर एक पर्सन जो है वो हल्का पंचायत का मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला, ये भी बोला। यहां पर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर उसकी एज 21 से कम होगी तो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इस हिसाब से आपको याद रखना है, जो जो चेंज है वही मैं यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे वही रेपिटेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, जो सरपंच और नायब सरपंच होता है उसको अगर रिमूव करना होगा वो कैसे होता है। ए सरपंच or a नायब सरपंच shall be deemed to have been vacated his office forthwith if a resolution expressed want of confidence। यहां पर आपको सीधे याद रखना है, रिमूवल जो किया जाता है सरपंच और नायब सरपंच को हल्का पंचायत के, आपको एक मेजॉरिटी के एक कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और वहां पर अगर पास किया गया बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ पंच ऑफ हल्का पंचायत, फॉर एग्जांपल हल्का पंचायत में 100 मेंबर्स हैं, अगर 2/3 ऑफ 100 ने पास किया है कि हाँ हम पास किया है कि फॉर द रिमूवल ऑफ पंच या सरपंच, तो उसको रिमूव किया जाएगा। तो दैट मीन्स अगर 2/3 से कम होगा तो उससे रिमूव नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, मोर देन 2/3 या नॉट लेस देन 2/3, मतलब अगर हमारे पास 100 मेंबर्स है हल्का पंचायत में जो ये पंच हैं, इसमें से 2/3 की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 67 लोगों ने अगर क्या बोला है कि हाँ इसको रिमूव करना है तो ठीक है इसको रिमूव किया जाएगा। अगर 67 से कम लोगों ने बोला है तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, मतलब 2/3 मेजॉरिटी आपको याद रखना है। फिलिंग वैकेंसीज इन हल्का पंचायत में अगर वैकेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को 5 साल के लिए रखा गया हल्का पंचायत का मेंबर
मेंबर, लेकिन अब उसने रिजाइन किया है या उसको रिमूव किया गया या उसकी डेथ हो गई है तो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो दैट मीन्स उसका ऑफिस को कौन संभाल सकता है, याद रखना यहाँ पर लिखना है, लिखा हुआ है वेन एवर वैकेंसी ऑकर्स बाय द डेथ, जब किसी की डेथ होती है, हल्का पंचायत का मेंबर अगर कोई होता है उसकी डेथ होती है या वो रिजाइन करता है, वो पंच हो या सरपंच हो, वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द इलेक्शंस और नॉमिनेशन। वैकेंसी को फिल कर सकते हैं या तो हमें इलेक्शंस करने पड़ेंगे, हम नॉमिनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द वैकेंसी इज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो कितने टाइम तक होनी चाहिए, मोर देन 6 मंथ्स तक आपको वो वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ चेंज है जो आपको समझ इजी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक और है, यहाँ पर है रिजिग्नेशन। ठीक है, सरपंच, नायब सरपंच, पंच ऑफ हल्का पंचायत बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड। अगर किसी को रिजाइन करना, फॉर एग्जाम्पल मैं सरपंच हूँ, मुझे अभी 2 साल और है ऑफिस, मैंने 3 साल निकल, अभी 2 साल, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं रिजाइन करूँ, तो रिजिग्नेशन के लिए मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न एप्लीकेशन आप बोल सकते हो और उसमें मुझे लिखना है रिजाइन मैं करता हूँ, एड्रेस टू सच अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को देना है जिसको इसके लिए प्रेस्क्राइब किया होगा कि रिजिग्नेशन लेटर जिसको देना होगा उस अथॉरिटी को मुझे पास करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो समझ में आया होगा। बाकी पावर्स फंक्शन जो है वो साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया, और भी देखता हूँ मैं और के ऊपर हाईलाइट। हाँ, यहाँ पर मैंने और चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, बिल्कुल जो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, फिर यहाँ पर चेंज करनी है। मीटिंग्स ऑफ हल्का पंचायत, हल्का पंचायत में मीटिंग्स करनी है। एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड ए मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। एक महीने में, हल्का पंचायत की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एक महीने में एक मीटिंग तो कम से कम करनी पड़ेगी। और मीटिंग को कौन कन्वीन करता है, ठीक है, कौन प्रिजाइड करता है, आप बोलोगे सरपंच, या अगर सरपंच नहीं होगा तो नायब सरपंच करेगा, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शंस होते हैं सरपंच और नायब सरपंच के, द सरपंच शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हल्का पंचायत। जो भी हल्का पंचायत की मीटिंग्स होते हैं वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा, वो सरपंच रहेगा। और एंड शैल बी रेस्पॉन्सिबल, और ये सरपंच क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होती है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर सरपंच प्रेजेंट नहीं है, अगर सरपंच प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच, अगर सरपंच एब्सेंट है तो नायब सरपंच क्या करेगा, प्रिजाइड करेगा मीटिंग्स के ऊपर जो हल्का पंचायत के मीटिंग्स हैं, एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ सरपंच, और फिर क्या करेगा, वो सरपंच के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा टू द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो क्वेश्चन बनेगा, अगर सरपंच हल्का पंचायत में नहीं प्रेजेंट है तो फिर कौन उसको प्रिजाइड करेगा मीटिंग को, आपको हल्के पंचायत की मीटिंग को नायब सरपंच करेगा और उसकी सेम फंक्शंस सेम ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो एक सरपंच की होती है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे आगे देखते हैं और कहाँ कुछ अगर होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक और हाईलाइट है, यहाँ पर क्योंकि आपको लगेगा टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने, मीटिंग्स की अगर हम बात करेंगे, एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल में चेंज, एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल शैल होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन ए मंथ। मतलब एक महीने में एक मीटिंग तो मिनिमम करनी पड़ेगी, आप 2 भी कर सकते, 3 भी, लेकिन एक ना एक मीटिंग तो करनी पड़ेगी। द मीटिंग शैल बी कन्वीन्ड बाय द चेयरपर्सन। अब इस मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, कन्वीन कौन करेगा, जो चेयरमैन होता है, और अगर चेयरमैन नहीं होता तो वहां पर कौन करेगा, वाइस चेयरमैन होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी सेम ही दिया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक, आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें हाँ यहाँ पर लिखा गया, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें उसका जो चेयरमैन होता है, शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब जो चेयरमैन होता है किसका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स है, सपोज 100 मेंबर्स है, अब इनमें से किसको बनाया जाएगा, अब इस बोर्ड के लिए चेयरमैन भी होना चाहिए। अब चेयरमैन कौन रहेगा, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही क्या करेंगे, ठीक है, वही मेंबर्स क्या करेंगे, इस बोर्ड के वही इलेक्ट करेंगे एक मेंबर को एज ए चेयरपर्सन या चेयरमैन रहेगा। आ रही बात समझ? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन शैल बी रिजर्व्ड फॉर, और चेयरमैन जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में,
जो चेयरमैन की सीट रिजर्व रखी जाती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी जाती हैं। ठीक है, अरे बात समझ, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन रिजर्व। ठीक है, आपको अगर वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखनी है एज ए चेयरपर्सन की सीट के लिए, तो वो भी 1/3 ऑफ मेंबर्स होने चाहिए फॉर वुमेन्स के लिए। तो दैट मीन्स वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी जाती है टू बी ए चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के। वाइस चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और वाइस चेयरपर्सन जो होता है बोर्ड का, फॉर एग्जांपल ये मैंने बोर्ड बना लिया, इस बोर्ड के 100 मेंबर्स हैं, तो एक तो चेयरपर्सन तो बनाया गया, लेकिन अब वाइस चेयरपर्सन की बात करेंगे तो उनको भी, उस वाइस चेयरपर्सन को दूसरा पर्सन भी जो कोई है, इसको वाइस चेयरपर्सन जो है इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी चेयरमैन जो होता है बोर्ड का, उसको भी इलेक्ट किया जाता है, वही मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के, और एक और पर्सन को लिया जाता है जिसको वाइस पर्सन बनाया जाता है, वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DDC याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शैल बी द एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ये क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। क्वेश्चन बनेगा आपको DPDC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को बोर्ड का। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? आपको बोलना ये होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, बस मुझे सिर्फ यही आपको बताना है। एंड ही शैल बी असिस्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल हेड्स। और इसको असिस्ट कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड्स होते हैं वो इसको असिस्ट करेंगे। आगे चलते हैं, पंचायत अदालत की यहाँ पर बात कर सकते हैं। पंचायत अदालत में आप देख सकते हो यहाँ पर हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स। एक पर्सन जो है जिसको हमें ठीक है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रिकमेंड अनलेस ही इज, मतलब अगर एक पर्सन है 30 ईयर्स का एज है तो वो बन सकता है क्या बोलते हैं उसको, पंचायत अदालत का एक मेंबर बन सकता है। यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत अदालत। तो पंचायत अदालत में मैंने ऑलरेडी आपको बोला है 5 मेंबर्स होते हैं। अब कौन सा पर्सन पंचायत अदालत का मेंबर बन सकता है? ये लिटरेट होना चाहिए और इसकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ पंचायत अदालत, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 30 सपोज है और मैं लिटरेट भी हूँ, मैं पंचायत अदालत का मेंबर बनूंगा। अब जब मैं मेंबर बनूंगा तो दैट मीन मैं कितने साल तक रहूंगा? मैं 5 साल तक रहूंगा। ठीक है, 3 मेंबर्स ऑफ द पंचायत अदालत शैल फॉर्म द कोरम। तो 5 में से 5 तो टोटल हो गए, 5 में से 3 जो होते हैं ये कोरम बनाते हैं, मीटिंग को कन्वीन करते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी सेम लिखा है सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत अदालत। जो पंचायत अदालत का सेक्रेटरी जो होता है, हल्का पंचायत में नहीं कर रहा हूँ बात, ये पंचायत अदालत की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत, जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत, शैल एक्ट एज द जुडिशियल क्लर्क। जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का, ठीक है, हल्का पंचायत मतलब जो हल्के सेक्रेटरी कौन होता है हल्का पंचायत का? VLW। वो क्या होता है? वो एज ए जुडिशियल क्लर्क होता है किसका? पंचायत अदालत का। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है पंचायत अदालत में उनको रिकॉर्ड करना, और बाकी जो भी डिसीजंस होते हैं वो इस ड्यूटीज को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गया? आया समझ? चेंज समझ में आ गई? तो ये था इसमें अमेंडमेंट जो मुझे करना था। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत है, बस आपको क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पर मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। जितने भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, आप इजीली पास कर सकते हो इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और भी एक चीज़ है जो 2020 में उसमें चेंज एक किया गया, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और चेंज है। चेंज क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल टू बी सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2020 में चेंज एक किया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर आप देखो न्यूज में क्या था एक्चुअली, क्योंकि ये समझना जरूरी, इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका MCQ बन सकता है वो मेरा यहाँ पर मकसद है। यहाँ पर देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट। तो 2020 में क्या हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट। कौन से एक्ट? ओरिजिनल एक्ट जो है 1989 में, इसलिए मैंने वो आपको डिटेल में बोला है। द अमेंडमेंट शैल फैसिलिटेट द सेटिंग अप। इस अमेंडमेंट के जरिए से क्या किया गया है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लाया गया है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब क्वेश्चन कहां से और बनेगा? आपको क्वेश्चन बनेगा द मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये DDC के जो इलेक्शंस होते हैं, अब कौन कौन सा मेंबर रहेगा किसका?
ठीक है, डीडीसी का उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड। क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है, आपको सीधे माइंड में आना चाहिए जो डीडीसी के मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के वोटर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट किए करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डीडीसी विल एक्ट एज ए न्यू यूनिट ऑफ गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। डीडीसी रहेगा एक नया यूनिट गवर्नेंस का जम्मू एंड कश्मीर में। दिस स्ट्रक्चर विल इंक्लूड ए डीडीसी एंड ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एक नया स्ट्रक्चर जिसमें आपको डीडीसी देखने को मिलेगा और प्लस क्या रहेगा आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, क्योंकि अब आपको पता है 2019 के बाद क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी और उसके हिसाब से फिर डीडीसी आपको माइंड में होना चाहिए। द पंचायत राज रूल्स 1996 हैव आल्सो बीन अमेंडेड टू एस्टैब्लिश डीडीसी। अब एक और पंचायत राज एक्ट जो है, जिस पर पंचायत राज एक्ट 1996 के कुछ रूल्स हैं उसको भी अमेंड किया गया है, जिसके जरिए से फिर क्या किया कि डीडीसी को एस्टैब्लिश किया गया है। दिस सिस्टम शैल रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो होता है DPDB, मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था आपको, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, लेकिन जब इसको अमेंड किया गया 2020 में तो अब DPDB के बदले क्या बनेगा, आप बोलोगे ये बनेगा डीडीसी। बस ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये सिस्टम जो है, कौन सा सिस्टम, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लाया गया है, ये किसको रिप्लेस करेगा, दिस सिस्टम शैल रिप्लेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्योंकि 2019 से पहले क्या था, ये था स्टेट था, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड था, लेकिन 2019 में ये यूटी बना और उसके बाद 2020 में अमेंडमेंट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बने। इट विल आल्सो प्रिपेयर एंड अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या करेगा, एक तो प्रिपरेशन करेगा, प्रिपेयर करेगा और अप्रूव करेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट में प्लान्स होते हैं और जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारा कुछ डीडीसी देखेगा। द टर्म ऑफ डीडीसी विल बी 5 years। बस मुझे ये क्वेश्चन बताना था आपको, डायरेक्ट एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा, जो डीडीसी का मेंबर जो होते हैं और मेंबर जो होते हैं डीडीसी जो बनाए जाते हैं कितने सालों के लिए, आपको बोला डायरेक्ट 5 सालों के लिए। द इलेक्टोरल प्रोसेस विल अलो फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। और इसमें रिजर्वेशन भी रखी गई है, डीडीसी में रिजर्वेशन रखी गई है शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब्स को भी, और वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यहाँ पर एडीसी जिसको बोलते हैं, ADDC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कमिश्नर, और एन एडिशनल डीसी जिसको बोलते हैं अब, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन बनेगा डीडीसी का, आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि डीडीसी का, याद रखना डीडीसी जो है, डीडीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आप बोलोगे वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डीडीसी का याद रखना, डीडीसी का क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, आपको बोलना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, इसका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहां पर बनते हैं। सबसे पहला आपको ये बनेगा कि ये जो है किस अमेंडमेंट पे, आपको बोलना 202 अमेंडमेंट में डीडीसी लाया गया है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो क्यों अमेंडमेंट, दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास है जो डीडीसी किसको रिप्लेस करता है, आपको बोलना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को। तीसरा आपको ये याद रखना है कितने टर्म के लिए, आपको बोलना है चौथे टर्म के लिए। इसमें रिजर्वेशन 5वें हो गया, और छठा चीज़ जो ऐड किया गया है इसमें बोला गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, वो कौन होता है, आपको बोलना है ADDC, दैट इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। आई होप यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें टच की हैं। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, आपको समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन अपना कमेंट जरूर मेंशन करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। आपको 1 मिनट लगेगा, आप सारी चीज़ें लिखोगे। पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा है आपको वो पढ़ना है, उसके बाद जो बाद में मैंने अमेंडमेंट बोला कौन कौन सी चेंज है, सो दैट आपको लिखा जाएगा। आपका अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको उस हिसाब से टिक करना है। अगर अमेंडमेंट मेंशन किया उसने, उसके हिसाब से टिक करना है। और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्ट एमसीक्यूज ही बताए यहाँ पर, ये तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज ही है, ये तो डायरेक्टली एमसीक्यूज है जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब क्वेश्चन बनेगा आपको जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसमें क्या क्या रहेगा, आपको बोलना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में एक तो डीडीसी रहेगा प्लस डीपीसी रहेगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रहेगा। किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।